सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर 2। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को समझ पाएंगे कि सेल्फ क्या होता है एंड हमारे अपने खुद के बिहेवियर को हम खुद कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, इसके कुछ वेज हम निकाल पाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग पर्सनालिटी को समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी। इफ़ यू रिमेंबर, पर्सनालिटी एज अ एट्रीब्यूट हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। उसका वीडियो आप जाकर मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर चेकआउट कर सकते हो, वेयर इन मैं क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के सभी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग एंड साइकोलॉजी के वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पेंटिंग के वीडियोस ऑलरेडी कर दिए हैं एंड अब मैं साइकोलॉजी के भी बहुत सुन कंप्लीट करने वाली हूँ। तो पर्सनालिटी हमने पढ़ा था कि इज़ अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इन चैप्टर नंबर 1 एंड उसी को हम अब यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। और हम यहाँ पर इस चैप्टर में करेंगे कि हम पर्सनालिटी को समझने के क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस लगाते हैं। जैसे हमने थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस देखा था, हम हेल्दी पर्सनालिटी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और कुछ टेक्निक्स देखेंगे कि पर्सनालिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। तो जैसे फॉर द प्रीवियस चैप्टर हमारा एट्रीब्यूट जो था वो इंटेलिजेंस था, इस चैप्टर में हमारा एट्रीब्यूट जो है वो है पर्सनालिटी। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन सेल्फ एंड पर्सनालिटी, फिर सेल्फ के बारे में, देन कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, कल्चर एंड सेल्फ, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को समझने के लिए क्या क्या अप्रोचेज यूज़ करे हुए हैं एंड पर्सनालिटी को हम लोग असेस कैसे कर सकते हैं। सो गाइज मैं आपको रियली रिकमेंड करना चाहूँगी कि देखिए, व्हेन एवर यू स्टार्ट रीडिंग अ चैप्टर साइकोलॉजी का स्पेशली, डू नॉट फॉरगेट टू रीड दिस, बिकॉज बाय रीडिंग दिस आपको यू विल गेट अ बेसिक आइडिया ऑफ द चैप्टर एंड आपकी लर्निंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, विच इज़ द नेसेसिटी फॉर साइकोलॉजी। देखिए, डेफिनेशंस आपको एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, लेकिन उसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना ज़रूरी है, बिकॉज आपके पास केस स्टडीज़ आएगी तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम देखते हैं कि हम कई बार हमारा खुद का बिहेवियर, दूसरों का बिहेवियर एवेल्यूएट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। हम कैसे कई बार हम नोटिस करते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग बिहेव करते हैं। कभी तो हम एकदम से गुस्सा आ जाता है एंड कभी बहुत बड़ी बड़ी बातों पर भी वी डोंट से एनीथिंग। तो हम देखते हैं कि हमारा रिलेशन कितने अलग अलग है लोगों के साथ। तो मतलब सब बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। हमें कोई लोग पसंद आते हैं, कोई लोग नहीं आते हैं। हम बोलते हैं कि यार उसकी पर्सनालिटी मेरे टाइप की नहीं है, मुझे सूट नहीं करती है। तो साइकोलॉजिस्ट ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए नोशन ऑफ सेल्फ का यूज़ करा है, मतलब सेल्फ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों लोग डिफरेंट है या फिर क्या चीज़ें हैं कि वो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं सेम इवेंट में, मतलब एक ही सिचुएशन में 4 लोग होंगे तो 4 लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे, कि वो अलग तरीके से फील करते हैं, रिएक्ट करते हैं सेम सिचुएशंस में। तो हम बिहेवियर के बारे में ये सारे जो है ये सब से हमें पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट्स जो है मतलब सेल्फ का और पर्सनालिटी का बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। हमारे बारे में और पर्सनालिटी के बारे में जानना बहुत ही क्लोज रिलेटेड है। तो सेल्फ जो है वो पर्सनालिटी के कोर पे होता है, मतलब हमारी पर्सनालिटी जो है वो हमारे सेल्फ की तो होगी ना, पर्सनालिटी हमारी खुद की होगी। तो सेल्फ जो है वो पर्सनालिटी का कोर होता है। अब सेल्फ और पर्सनालिटी की जो स्टडी है वो हमें खुद को भी समझने में कोशिश करती है, हमारी यूनिकनेस को समझने में हेल्प करती है कि यार हम दूसरों से अलग क्यों हैं, सबसे अलग क्यों हैं, और हम लोग क्या सबसे सिमिलर कैसे हैं, मतलब हमारी सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस। तो खुद को और दूसरों को, तो खुद को समझना एंड दूसरों को समझना, इस सब में हमको हेल्प कर रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स हैं जिन्होंने कोशिश की कि सेल्फ का और पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके, क्या होता है, क्या क्या होता है इसमें। तो हमारे सेल्फ और पर्सनालिटी को लेकर बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज़ हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। देखिए, सेल्फ एंड पर्सनालिटी रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक वेज इन विच वी डिफाइन आर एग्जिस्टेंस। सेल्फ और पर्सनालिटी मतलब हम अपने आप को या हमारे एग्जिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वेज होते हैं जब हमारे एक्सपीरियंसेस को हम लोग ऑर्गेनाइज करके हमारे बिहेवियर में शो होता है कि मतलब हमने पास्ट से जो एक्सपीरियंस लिया था उसको हम हमारे फ्यूचर बिहेवियर्स में शो करते हैं। जैसे कि हमने पास्ट में देखा था कि सपोज़ मम्मी ने डांटा था, हमने कोई गलत काम किया, मम्मी ने कुछ डांटा और हमने ज़ोर से चिल्ला दिया तो हमें 2 थप्पड़ पड़े, तो वो हमारा एक्सपीरियंस हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आगे जाकर जब भी हमें अगर हमारी मम्मा डांट रहे होंगे तो वो हमारा एक्सपीरियंस हमारे पास ऑलरेडी है कि हमें चिल्लाना नहीं है वरना और डांट पड़ेगी। तो हमारे एक्सपीरियंस से हमारा हम बिहेवियर भी शेप करते हैं। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है कि अलग अलग लोग के अपने बारे में अलग अलग आइडियाज़ होते हैं, ठीक है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट देमसेल्फ को, हर कोई अपने बारे में अलग अलग तरीके से सोचता है। तो ये आइडियाज़ जो है वो एक पर्सन के सेल्फ को रिप्रेजेंट करना है, मतलब मैं मेरे बारे में क्या सोचती हूँ उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम जानते हैं कि अलग अलग लोग जो है वो अलग एक ही सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन एक
जो बिहेवियर है एक पर्टिकुलर पर्सन का वो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में मतलब काफ़ी स्टेबल रहता है। मतलब एक पर्सन का बिहेवियर जो है ना वो स्टेबल रहता है। आप जैसे 4 अलग अलग लोगों का बोल रहे हो तो वो चारों एक ही सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करेंगे, लेकिन एक ही इंसान सिमिलर सिचुएशंस में मतलब बहुत कुछ एक ही तरीके से बिहेव करता है। तो ये जो रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न है हमारे बिहेवियर का, हम ऑलमोस्ट सभी सिचुएशन में एक जैसा बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, उससे कहते हैं पर्सनालिटी। मतलब वो हमारी पर्सनालिटी है कि मैक्सिमम मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम सिचुएशंस में ऐसा ही बिहेव करेंगे। तो अलग अलग लोग जो है उनके पास अलग अलग पर्सनालिटीज़ है, और ये अलग अलग पर्सनालिटीज़ जो है वो अलग अलग बिहेवियर में हमें देखने को मिलता है कि लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, और उससे हम उनकी पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। कोई लोग होंगे जो एकदम से गुस्सा करने लग जाते हैं तो उनकी पर्सनालिटी बोलते हैं बहुत ही अग्रेसिव पर्सनालिटी की है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की। देखिए, बचपन से ही हमने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है ये जानने में हम कौन है, हमें क्या पसंद है, हम लोगों से डिफरेंट कैसे हैं, किससे हमारी चॉइसेस मिलती जुलती है। तो अभी तक अभी तक पढ़ते पढ़ते हमारा खुद के बारे में एक आइडिया फॉर्म हो गया है कि ओके हम इस तरीके से हैं, हमें ये चीज़ें पसंद है और ये नहीं है। तो आप यहाँ पर ये एक एक्टिविटी कर सकते हैं, दिस इज़ एक्टिविटी 2.1, एंड इसमें आपको ये आई एम के बाद अब टाइम नाउ एंड टाइम व्हेन यू फिनिश, मतलब आपको अभी नोट करना है कि जब आपने स्टार्ट किया था तो कितना बज रहा था और ख़त्म किया तो कितना, मतलब आपको कितनी देर लगा ये सेंटेंसेस को पूरा करने में कि आई एम दिस, आई एम दिस। जैसे आई एम फॉर एग्जांपल आई एम अ फैन ऑफ मूवीज़ एंड आई एम सोशलिस्ट, इस तरीके से मैनी थिंग्स। तो ये सब आपको सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, अब देखिए हमारे लिए ये सेंटेंस को कंप्लीट करना कितना इजी था, कितना टाइम लगा। तो हमें पहले लगा था कि हम खुद को डिस्क्राइब कर पाएंगे, हमारा खुद का हमारे पास एक नोशन है, लेकिन जब हम आई एम वाले सेंटेंसेस को कंप्लीट करने जाते हैं तो हमें टाइम लगता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें मैं आई एम के बाद जोड़ सकती हूँ। तो सेल्फ को डिस्क्राइब करना इतना ईजी नहीं है जितना हमने सोचा होगा, ठीक है। तो हमें अपने बारे में अवेयरनेस है, हम अपने बारे में जानते हैं कि मुझे ये पसंद है या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, उसी तरीके से जितने हम दूसरे से ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो हमें लगता है कि हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं, बट इट मे नॉट बी एज ट्रू एंड एज ईजी जितना हमें लगता है, ठीक है। एक न्यूली बॉर्न चाइल्ड जो है उसके पास सेल्फ का कोई आइडिया नहीं होता, उसे कुछ नहीं पता होता था कि सेल्फ क्या होता है, हम क्या होते हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, उसे कोई आइडिया नहीं होता। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एक सेल्फ इमर्ज होते जाता है, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। मतलब जो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स जो और इम्पोर्टेंट रोल है वो चाइल्ड्स आइडिया अबाउट सेल्फ को शेप करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि आप तो ये हो, आप बहुत अच्छे बॉय हो, गुड गर्ल हो, इस तरीके से। तो हमारा सेल्फ का एक नोशन जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं वो फॉर्म होता जाता है। हम जैसे जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम उनको जो मीनिंग प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था तो मुझे ऐसा लगा। हो सकता है जैसे कि एक रोलर कोस्टर राइड है तो किसी को तो बहुत डर लगा, तो किसी के लिए वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्कैरी हो गया, और किसी को बहुत मज़ा आया तो किसी के लिए बहुत ही फन एक्सपेरिमेंट हो गया, तो एक्सपीरियंस हो गया। तो एक्सपीरियंस के भी अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ जो है वो मॉडिफाइबल है, मतलब जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं ना, हमारा सेल्फ का नोशन जो है वो भी चेंज होने लगता है। और बाकी लोगों का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो उनसे पता चलता है, उससे भी हमारा सेल्फ बहुत कुछ इफेक्ट होता है। तो ये हम देखेंगे, और ये हमें कब पता चलेगा कि हम लोग और बाकी सेल्फ अलग है, कि आपने जो एक्टिविटी 2.1 करी और आपकी क्लासमेट, आपकी जो बाकी कोई फ्रेंड है जिसने कंप्लीट करी, तो आप दोनों कंपेयर करो कि आपने आई एम के बाद जो सेंटेंसेस आगे मतलब कंप्लीट करा है और किसी और ने फिर उसको कंप्लीट करा, तो आपके इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस दिखेंगे। तो आप नोटिस करो उन्होंने क्या करा है। हम लोग देखेंगे कि एक लंबी लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स हमने फॉर्म कर लिया, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी क्रिएटिव, इस तरीके से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो हम कर लेंगे कि अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि मुझे लगता है कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं लिखूँगी आई एम इंटेलिजेंट, तो मेरे बारे में मैंने एक एट्रीब्यूट फॉर्म कर लिया। तो ये एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पर्सनल, सोशल और कल्चरल आइडेंटिटी को बताने के लिए हमारा हेल्प करता है। A personal identity refers to those attributes of a person that make her or him different from others. ठीक है, पर्सनल आइडेंटिटी मतलब आपके वो एट्रीब्यूट्स, आपके अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं ना जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाते हैं। आपकी पर्सनल आइडेंटिटी आपकी खुद की है, किसी और की पर्सनल आइडेंटिटी अलग होगी आपसे।
तो जब एक पर्सन अपने आप को डिस्क्राइब करता है, उसका नाम बताता है, आई एम संजना करीम, जैसे एग्जांपल दिया हुआ, उसकी क्वालिटीज़ बताया, मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, आई एम हार्ड वर्किंग, या उसकी पोटेंशियलिटी, आई एम अ गुड सिंगर, आई एम अ गुड डांसर, उसके बिलीव्स, आई बिलीव इन गॉड, या आई बिलीव इन सोशलिज्म, आई बिलीव इन हिंदुज़म, जैनिज़्म। तो इस तरीके से जब वो अपने अलग अलग बिलीव्स बताते हैं, नाम बताते हैं, तो वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर रहे हैं। मतलब एक पर्सन जब अपने बारे में जो कुछ बताते हैं। अगर अब हम बात करें सोशल आइडेंटिटी की, तो सोशल आइडेंटिटी मतलब एक पर्सन का जो दूसरे के साथ लिंकेज होता है। तो सोशल आइडेंटिटी रिफर्स to those aspects of a person that link her or him to a social or cultural group or are derived from it। तो सोशल आइडेंटिटी मतलब जब हम कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ, या मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में, जो भी वो अपने को बताते हैं, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो जब वो अपने आप को नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जब वो अपने आप को एज अ पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप बताते हैं, उसे कहा जाता है सोशल आइडेंटिटी। मतलब जब हम अपने आप को एक बड़े ग्रुप के साथ आइडेंटिफाई करके हमारी आइडेंटिटी बताते हैं, उसे कहा जाता है सोशल आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शंस जो है वो कैरेक्टराइज करते हैं कि लोग अपने बारे में कैसे सोचते हैं। तो सेल्फ रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स विथ रिगार्ड टू हर सेल्फ और हिमसेल्फ। तो सेल्फ का मतलब हमारे जितने भी कॉन्शियस हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ वगैरह सभी को मिला के जो टोटलिटी में बनता है, उसे कहा जाता है सेल्फ। और ये जो एक्सपीरियंसेस है, ये जो आइडियाज़ है, ये एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस बताता है, इंडिविजुअल के बारे में उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ है। और ये दोनों लेवल पे है, सोशल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी। अब बात करते हैं सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत इजी से कॉन्सेप्ट्स है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझना ज़रूरी है। एक बार आप समझ जाएंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं आई एम अ डांसर, अगर मैंने कहा मैं एक डांसर हूँ, तो मतलब मैं एक ऐसी एंटिटी हूँ जो कुछ कर रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि आई गेट हर्ट ईजिली, आई एम द वन हु गेट्स हर्ट ईजिली, तो मतलब मैं एक ऐसी एंटिटी हूँ जिसके ऊपर कोई काम हो रहा है। आप समझ रहे हैं? जब मैं बोलती हूँ कि मैं ये हूँ, मतलब मैं खुद सब्जेक्ट हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ। और मैं बोलूँ कि मेरे साथ ऐसा होता है, या फिर मेरे ऊपर मेरे साथ ऐसा होता है, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो पहले केस में कि आई एम अ डांसर या मैं ये करती हूँ, उसमें सेल्फ जो है वो एक सब्जेक्ट होता है जो कुछ खुद ही काम कर रहा है। और दूसरे केस में जैसे बोलते हैं कि आई एम वन हु ईजिली गेट्स हर्ट, तो इस केस में हमारे ऊपर कुछ काम हो रहा है, विच गेट्स अफेक्टेड, मतलब हमारे ऊपर अफेक्ट हो रहा है, तो तब सेल्फ को ऑब्जेक्ट की तरह डिस्क्राइब करा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जैसे सेल्फ को एज एन ऑब्जेक्ट और एज एन सब्जेक्ट दोनों तरीके से, एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से हम एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जब हम कहते हैं आई नो हु आई एम, तो मतलब नोअर, मतलब मैं जानता हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर हम सेल्फ को एज अ सब्जेक्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, और जिसको जाना जा सकता है, मतलब ये एक सब्जेक्ट है, एक्टर हो गया, जो कि खुद एक प्रोसेस में, मतलब वो खुद को भी जानता है, मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो वो खुद एक प्रोसेस में इंगेज हो रहा है कि वो जानता है। ठीक है, और एक जब हम बात करते हैं सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, तो सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट मतलब हमारे ऊपर कोई काम हो रहा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आई एम नोन ईजिली बाय अदर पीपल। ठीक है, या आई एम हर्ड ईजिली बाय अदर पीपल, कि लोग मेरी बात आराम से सुन लेते हैं, बाकी लोग मेरी बात सुन लेते हैं। तो मतलब मेरे ऊपर अफेक्ट हो रहा है कि वो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे ऊपर अफेक्ट आ रहा है। तो तब सेल्फ को हम एज एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करते हैं। तो हम सेल्फ को एज सब्जेक्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं या एज ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये डुअल स्टेटस ऑफ सेल्फ होता है, और इसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि सेल्फ का हमेशा डुअल स्टेटस होता है, एज एन ऑब्जेक्ट मतलब जो कोई काम कर रहा है, और एज ए सब्जेक्ट जो खुद कोई काम कर रहा है, और एज एन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो कि अफेक्ट हो रहा है। काइंड्स ऑफ सेल्फ, बहुत सारे अलग अलग काइंड्स ऑफ सेल्फ होते हैं। अब वो कैसे बनते हैं? जब हम दूसरों के साथ, हमारे फिजिकल, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ, जब हम तो जब हम हमारे फिजिकल एंड सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में रिएक्ट करते हैं, तो तब जाकर हमारा एक बहुत अलग अलग टाइप्स के सेल्फ फॉर्म होते हैं। जैसे पहले एलिमेंट सेल्फ के जो है हम तब नोटिस कर सकते हैं जब एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, जब वो रोता है,
उसको भूख लग रही है और वो रोने लग गया, तो मतलब उसकी एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जा रही है खुद की सेल्फ के ऊपर कि वो भले क्राई जो है वो रिफ्लेक्स के बेसिस पे उसको भूख लग रही है इसलिए वो रो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो इस बारे में अवेयर होते जाते हैं कि मुझे भूख लग रही है, तो वो अपने बारे में कुछ अवेयर हो रहा है कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है। तो ये जो बायोलॉजिकल सेल्फ है ये सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में अपने आप को मॉडिफाई करता है। मतलब हमारे खुद की अभी मैं हंग्री हूँ, अभी तक इसकी सोशल आइडेंटिटी कुछ ऐसी नहीं है, कल्चरल या इन्वायरमेंटल आइडेंटिटी, लेकिन बायोलॉजिकल तरीके से कि आई एम हंग्री, मैं हंग्री हूँ। तो जब हम सोशल एनवायरनमेंट में होते हैं तो इसको फिर ये चेंज होते जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमें कभी कभी लग रहा है कि मुझे चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, चॉकलेट के लिए, बाकी तो पेट भरा हुआ है, चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है। तो ऐसे में हमें एक आइडिया होता जाता है कि यार मुझे ये खाना है। एक एस्किमो, एक लायन को ये नहीं पता कि यार आज तो मुझे डियर का मीट खाना है, आज मुझे गाय का, ऐसे नहीं, उसको सिर्फ खाना है जो वो खाता है। या मुझे आज ये पसंद, मतलब गाय नहीं बोलती मुझे आज रोटी की भूख लग रही है, मुझे आज घास खानी है, मुझे आज ये खाना है। लेकिन हमें क्या होता है यार आज तो मुझे ना कब से चॉकलेट की भूख लग रही है, चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही है, कब से मुझे इच्छा हो रही है कि मैं पनीर की सब्ज़ी खाऊँ, पनीर की सब्ज़ी की इच्छा हो रही है। तो ये हमारे बारे में एक अवेयरनेस है कि हम सेल्फ के बारे में अवेयर है कि मुझे क्या चाहिए। अब पर्सनल और सोशल सेल्फ के बीच में एक डिस्टिंक्शन बनाया जाता है। देखिए पर्सनल सेल्फ जो है वो एक ओरिएंटेशन को लीड करता है जिसमें एक जो है वो अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में कंसर्न रहता है। तो हम जब बायोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं तो वो बायोलॉजिकल सेल्फ में डेवलप होता है। जैसे कि मैं भूखा हूँ तो वो मेरी बायोलॉजिकल नीड है, भूख इज़ अ नेसेसिटी, वो एक नीड होती है। लेकिन जैसे जैसे एक चाइल्ड की साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स आने लगती है तो उसको अलग अलग चीज़ें लगती है, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे इस स्कूल में जाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे एक ब्लू पेन चाहिए, ब्लैक। तो ये अलग अलग, मतलब ये एक बायोलॉजिकल नीड नहीं है कि उसको कॉपी नहीं मिलेगी, पेन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसकी बायोलॉजिकल नीड नहीं है, वो उसकी सोशल नीड है या साइकोलॉजिकल नीड्स है कि जैसे यार मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है, मुझे मूवी जाना है या मुझे भी पढ़ने की। तो ये जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल या सोशल नीड्स में काउंट होता है। तो जब हम हमारी खुद के बारे में कंसर्न रहते हैं, मतलब हमारी पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल कंफर्ट्स, इसके बारे में जब हम एम्फेसिस करते हैं तो उसे कहा जाता है पर्सनल सेल्फ। अब सोशल सेल्फ तब इमर्ज होता है जब हम दूसरों के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं और उनके लाइफ के, मतलब हमारे कोऑपरेशन, यूनिटी, यार मुझे उसके साथ फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छे करने की ज़रूरत है मुझे, या फिर मतलब जैसे स्कूल जाके और फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है, मुझे उन टीचर के साथ अच्छा बिहेव करने की ज़रूरत है, तो दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, मुझे मेरे ग्रुप के साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और उनके साथ दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, यूनिटी में रहना, सैक्रिफाइस करना, दूसरे से सपोर्ट करना, शेयर करना। तो ये वाली जो है, ये वाला सेल्फ जो है वो फैमिली और सोशल रिलेशनशिप को वैल्यू करता है। मतलब पर्सनल कंसर्न के बजाय ये सोशल कंसर्न्स को वैल्यू कर रहा है कि मेरी फैमिली ऐसी है तो मुझे मेरी फैमिली की हेल्प करना है, मुझे मम्मी की जाके किचन में हेल्प करना है, मुझे पापा की जाके ऑफिस में। तो ये फैमिली और सोशल रिलेशन पे एम्फेसाइज करती है और इसीलिए इसको रिलेशनल सेल्फ या फिर फेमिलियल सेल्फ भी कहा जाता है। ठीक है, तो पर्सनल सेल्फ और सोशल सेल्फ जो है वो इस तरीके से अलग होता है। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। अब देखिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सेल्फ की स्टडी में एक इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, एक सेल्फ की स्टडी के लिए इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है कि खुद के बारे में जाने, खुद के बारे में और हम समझे, इस बारे में इंटरेस्ट साइकोलॉजिस्ट ने दिखाया है। तो बहुत सारी स्टडीज़ करी है कि हम अपने आप को, हमारे बिहेवियर को, सेल्फ से रिलेटेड स्टडीज़ करी है। तो जैसे पहले पता चला है हम सभी का अपने बारे में एक सेंस है, मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो हम सभी के पास हमारे खुद के बारे में एक सेंस है जो कि बाकी सबसे अलग है और ये जो है वो अलग होता है, हमारी आइडेंटिटी, हमारे चॉइसेस जो है वो बाकी सबसे अलग होता है। तो हम हमारी पर्सनल सोशल आइडेंटिटी पे क्लिंग करते हैं और सेफ फील करते हैं कि ये जान के कि यार चलो मैं ऐसा ही रहूँगा। मतलब एक स्टेबिलिटी हमें लगती है कि हाँ मैं जानता हूँ मुझे ये चीज़ पसंद है, तो उससे एक स्टेबिलिटी बनती है। ठीक है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे हिस्ट्री पसंद है और आगे मुझे इसी में करियर ऑप्शन या फिर करियर में इसमें मुझे वो करना है, तो इससे एक स्टेबिलिटी बनी है। जिस तरीके से हम अपने आप को परसीव करते हैं उसे कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। मतलब हमारी आइडियाज़, कॉम्पिटेंसीज, एट्रीब्यूट्स, इन सभी को मिला के बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। कि हमारे एट्रीब्यूट्स और हमारी कॉम्पिटेंसीज के बारे में जो हमें आइडिया है, ठीक है, कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसे कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही जनरल लेवल पे खुद का एक व्यू होना,
भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कई लोगों को लगता है मैं तो बुरा आदमी हूँ, मैंने बुरा काम करा है, मैंने बहुत ऐसे करा है, मैंने क्राइम्स करे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने इतना सोशल वर्क करा है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, खुद के बारे में आइडिया होना इज़ नोन एज सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो और सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी अलग अलग हो सकता है कि कई जगहों पर उसके पॉजिटिव व्यूज़ है, कई जगह पर नेगेटिव व्यूज़ है। जैसे पॉजिटिव व्यूज़ की यार ठीक है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, जाकर मैं किसी के भी सामने एक स्पीच दे सकता हूँ अगर मुझे बोला जाए तो। लेकिन एकेडमिक मेरा हो सकता है कि नेगेटिव व्यू है कि यार मुझे और अच्छा पढ़ना है, मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे मैथ्स को इम्प्रूव करना है, मैं मैथ्स में थोड़ा बहुत वीक हूँ। तो ये हमारे एकेडमिक सेल्फ के बारे में एक, मतलब एकेडमिक स्किल के बारे में एक नेगेटिव व्यू हो गया। जबकि कॉन्फिडेंस या बाकी कुछ में हिस्ट्री में अच्छा हो तो ये एक पॉजिटिव व्यू हो गया। तो हमारे दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव मिक्स वगैरह इस तरीके से हो सकते हैं। तो इसे कहा जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक पर्सन के सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए सबसे ईजी और अच्छा तरीका होता है कि उस खुद के बारे में पूछ लो कि डिस्क्राइब योर सेल्फ। तो डिस्क्राइब योर सेल्फ जहाँ पर आया तो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को एक तरीके से एक्सप्लेन कर देता है। अब हम आते हैं सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे सेल्फ का। एज पर्सन्स वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ। दिस वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हर सेल्फ हिमसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब जब हम हमारा खुद का जजमेंट करते हैं, वैल्यू जजमेंट करते हैं। तो कुछ लोगों के पास बहुत हाई सेल्फ एस्टीम होता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो लोगों की इतनी मदद करता हूँ, मैं तो मेरे पेरेंट्स की भी बात मानता हूँ। ये हाई सेल्फ एस्टीम हो गया, मतलब खुद का जजमेंट उसके दिमाग में बहुत अच्छा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। कई के पास लो सेल्फ एस्टीम, मैं तो सब चीज़ों में वो हूँ, मैं बहुत ही वीक हूँ, मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, लोगों की बात भी नहीं सुनता हूँ, कोऑपरेट, मतलब एक लो सेल्फ एस्टीम हो गया। ठीक है, तो जब हम सेल्फ एस्टीम के बारे में बात करते हैं तो लोग जो है वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स अपने बारे में बताते हैं और उनसे पूछा जाता है, मतलब कि टू असेस सेल्फ एस्टीम हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक पर्सन को के सामने रखते हैं कि ये है, और उससे पूछते हैं कि यार आपको क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट आपके लिए कितना ट्रू है या कितना फॉल्स है। जैसे कि हम एक चाइल्ड से पूछ सकते हैं कि आई एम गुड एट, जैसे कि हम चाइल्ड से पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट्स है, आई एम गुड एट होमवर्क, आई एम द वन यूजुअली चोजन फॉर द गेम्स, आई एम हाईली लाइक्ड बाय माई पीयर्स। तो ये 3 सेंटेंस पूछो और कि आपको बताओ इसमें से कौन से सही है, आपको लगता है कौन से गलत है। बोलेगा कि थर्ड वन इज़ करेक्ट कि मुझे मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे पसंद करते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ टाइम वो स्पेंड करते हैं, खेलते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे पसंद करते हैं। तो ये हो गया हाई सेल्फ इस्टीम। या नहीं, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं होमवर्क अच्छे से नहीं करता, ये हो गया लो सेल्फ इस्टीम। तो इस तरीके से हम स्टेटमेंट्स करते हैं और फिर वो जो सब्जेक्ट है वो बताता है कि उसे क्या लगता है कि सेल्फ एस्टीम मतलब उसका वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो उसके बेसिस पर हम सेल्फ एस्टीम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टडीज़ दिखाती है कि 6 से 7 ईयर्स तक की एज में बच्चे जो है वो अपना सेल्फ एस्टीम 4 एरियाज़ में फॉर्म कर लेते हैं। अकेडमिक मतलब वो पढ़ाई में कैसा है, एकेडमिक कॉम्पिटेंस पढ़ाई में अच्छा है बुरा है। सोशल कॉम्पिटेंस मतलब वो बिहेवियर वाइज सोशली कितना दूसरे उसके फ्रेंडशिप्स वगैरह में कितना अच्छा है वो। फिजिकल एथलेटिक कॉम्पिटेंस मतलब उसको स्पोर्ट्स गेम्स में कैसा है वो। एंड फिजिकल अपीयरेंस मतलब वो दिखने में अच्छा है कि मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं बुरी दिखती हूँ। हाँ, जैसे कि आपको दिखेंगे 6-7 साल के बच्चे, ओ आई एम लुकिंग नाइस, ओ नो नो मुझे ये वाली हेयर स्टाइल नहीं पसंद, मुझे ये क्लोथ्स नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पहनना, मैं इसमें अच्छी नहीं दिखती। तो एक इन 4 एरियाज़ में हम 6 से 7 ईयर्स की एज तक एक हमारा सेल्फ एस्टीम फॉर्म कर लेते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारा ये सेल्फ एस्टीम जो है और ज़्यादा रिफाइन होते जाता है और ज़्यादा हम इसमें डीप जाते हैं। तो हम ये कैपेसिटी के हम अपने आप को स्टेबल डिस्पोजिशन में व्यू करें, ये हमें सेल्फ इवैल्यूएशन को, अलग अलग सेल्फ इवैल्यूएशन को खुद की एक साइकोलॉजिकल इमेज बनाने के लिए वो करते हैं। और इसके कहा जाता है ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। मतलब हम अलग अलग इवैल्यूएशंस करते हैं कि हाँ मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं डांस में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं पेरेंट्स की बात मानता हूँ, इस तरीके से करके। और फिर हम हमारा एक साइकोलॉजिकल सेंस बनाते हैं, खुद की एक साइकोलॉजिकल इमेज कि हाँ मेरे हिसाब से मैं अच्छी हूँ और मुझे इस एरिया में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है, या मैं बुरा हूँ मुझे और इम्प्रूव करने की। तो ये जो साइकोलॉजिकल इमेज हमारी खुद की हमारे मन में होती है उसे कहा जाता है ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एस्टीम जो है वो हमारे एवरीडे बिहेवियर के साथ उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए जिन बच्चों का हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम होता है, मतलब जिन्हें लगता है कि यार मैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, तो वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है, देखिए ज़रूरी नहीं हो सकता है कि एक टेस्ट के लिए कोई पढ़ के नहीं गया उसको मार्क्स कम आ गए, उसे उसका लो सेल्फ एस्टीम होगा कि मैं तो पढ़ाई में अच्छा हुई नहीं, मुझसे पढ़ाई होती ही नहीं है, जबकि होगा वो अच्छा, लेकिन ये उसने अपने बारे में एक इमेज फॉर्म कर ली कि आई एम नॉट गुड एट स्टडीज़। तो लो सेल्फ एस्टीम जो है
उसकी वजह से एकेडमिक अगर लो सेल्फ एस्टीम है तो उस वजह से अच्छा परफॉर्म स्कूल में नहीं करते हैं। उसी तरीके से जिनका हाई सोशल सेल्फ एस्टीम है वो लोग बहुत एमिएबल रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे, जाके फटाफट नए फ्रेंड्स बना लेंगे। और जिनका लो सोशल सेल्फ एस्टीम है बहुत ही रिजर्व से रहेंगे, खुद से दिन भर रहेंगे, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाएंगे। तो दूसरे हाथ पे इसी तरीके से जिन बच्चों का लो सेल्फ एस्टीम होता है किसी भी एरिया में, वो हमेशा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एंटी सोशल बिहेवियर इस तरीके से दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही वरीड रहते हैं, डिप्रेशन सा दिखाते हैं। बिहेवियर में भी उनका लो सेल्फ एस्टीम है तो उन्हें सकता है मैं घर पे अकेले बैठा रहा हूँ, कुछ कहीं ना जाऊँ, बाहर ना जाऊँ, इस तरीके से। तो स्टडीज़ ने शो करा है कि वार्म और पॉजिटिव पेरेंटिंग, मतलब अगर पेरेंट्स चिल्ड्रन के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, कोई भी मिस्टेक पे उनको बहुत ज़्यादा डांट नहीं रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनका सेल्फ एस्टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पॉजिटिव बनता है। क्योंकि ऐसे केसेस में उनको खुद को उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल होता है कि येस आई एम गुड। और उसके कंपैरिजन में अगर पेरेंट्स दिन भर बच्चों को नैग कर रहे हैं, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, बात नहीं सुनते, दिन भर डांटते हैं, तो एक लो सेल्फ एस्टीम फॉर्म होता है। बिकॉज चिल्ड्रन को लगता है कि दे आर नॉट कंपैटिबल फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए वो केपेबल नहीं है। तो और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनके लिए सारा डिसीजन बना लेते हैं, मतलब उनको कुछ काम नहीं करने देते, खुद पूरा उनके लिए डिसीजन बना के उनको कर देते, उनका भी लो सेल्फ एस्टीम होता है क्योंकि वो खुद से कुछ कर ही नहीं पाते और उन्हें फिर एक लो सेल्फ एस्टीम होता है। अब हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बोला, सेल्फ एस्टीम। देखिए ये क्या है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ, ये सब है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। बिहेवियरल एस्पेक्ट मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा ये कॉग्निटिव थे, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, ये तीनों जो है वो हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं। मतलब हम अपने बारे में, हमारे दिमाग में, मेंटल लेवल पर क्या सोचते हैं। अब सेल्फ एफिकेसी जो है, एफिकेसी एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल्फ का। देखो लोग जो है वो अलग अलग उसमें एक्सटेंट में अपने आप से डिफ़र करते हैं कि वो अपनी लाइफ के ऊपर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, या कुछ लोगों को लगता है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी पूरी लाइफ जो है वो सिर्फ मेरे फेट पे लिखी हुई है, मेरी किस्मत में सब लिखा हुआ है, जो किस्मत में वही मुझे मिलेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी सेल्फ एफिकेसी लो होती है। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं तकदीर कुछ नहीं होती, मैं मेरी मेहनत से मेरी फेट को, तकदीर को भी चेंज कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनकी हाई सेल्फ एफिकेसी होती है। तो सेल्फ एफिकेसी की जो नोशन है वो बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो बंडूरा जो थे साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी इनिशियल स्टडीज़ ने ये दिखाया है कि जो बच्चे और एडल्ट्स ऑब्जर्वेशन से या दूसरों को देख के सीखते हैं, तो उनके ऊपर उसने स्टडी करा है, ठीक है, कि चिल्ड्रन और एडल्ट्स, मतलब उन्होंने ये स्टडी, बेंडूरा की जो स्टडी है उसने ये दिखाया है कि बच्चे हैं, एडल्ट्स है, वो दूसरों से अपना बिहेवियर देखते हैं, उससे इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, उससे ऑब्जर्व करते हैं और उससे सीखते हैं। तो लोगों का ये एक खुद का इमेज कि वो कितने इफ़ेक्टिव है किसी भी काम को लेकर, जिस भी काम में वो लगेंगे, वो एक बताता है उनकी सेल्फ एफिकेसी के बारे में कि वो कोई भी काम को लेकर कितना रिस्क लेने को तैयार, उन्हें क्या लगता है कि हाँ मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं। अगर उन्हें लगता है कि नहीं मुझसे ये काम नहीं होगा, तो वो एक लो सेल्फ, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को देख कर। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी होती है ना, तो उससे मतलब अगर मेरी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रॉन्ग है तो मैं अपना बिहेवियर, मतलब अपना एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी, मैं खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाऊंगी कि खुद के काम के लिए। तो जिनका सेल्फ एफिकेसी स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग थोड़ा कम डरते हैं, रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करने को तैयार रहते हैं। सेल्फ एफिकेसी को डेवलप करा जा सकता है। जिन लोगों की हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, उन पता चला है कि उन्होंने सोचा कि अब मैं स्मोकिंग करना बंद कर दूंगा, और वो बंद कर देते हैं क्योंकि उनकी सेल्फ एफिकेसी स्ट्रॉन्ग है। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं ये सोचा हूँ तो मैं ये कर दूंगा। हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारी पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है वो एक सेल्फ एफिकेसी बिल्ड करने में हेल्प करता है। और एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी को अगर हम पॉजिटिव मॉडल्स चिल्ड्रन के सामने प्रेजेंट करेंगे, उनके साथ वो करेंगे, तो उस तरीके से बच्चों की एक सेल्फ एफिकेसी डेवलप हो पाएगी। अब अभी तक हमने ये 3 कॉग्निटिव एस्पेक्ट पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। पहला बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन रिफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर। मतलब हम खुद के बिहेवियर को कितना ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, कितना मॉनिटर कर पाते हैं, मतलब खुद के बिहेवियर को कितना रेगुलेट कर पाते हैं। तो जो लोग अपना बिहेवियर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर पाते हैं, वो सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ रेगुलेशन में हाई होता है। मतलब ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि जैसे कि आप अभी घर पे हैं और आप सुबह 9 बजे उठ रहे हैं। अब आप कहीं बाहर जाते हैं जॉब करना, कुछ भी ऐसे करने के लिए, तो आप
ईजिली मतलब बिना कोई उसके अपना बिहेवियर रेगुलेट करके सुबह 4 बजे भी उठ पा रहे हैं, आपको आदत नहीं है आपको करने की फिर भी आप उठ पा रहे, तो मतलब आप सेल्फ रेगुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग है कि आप आपकी सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग है कि आपने डिसाइड करा, मतलब आप अपने बिहेवियर को स्ट्रांगली अपने कंट्रोल में कर पा रहे हो। तो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं लाइफ के जिसमें हमें हमारे ऊपर सिचुएशनल प्रेशर्स आते हैं, हमें अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास विल पावर होती है, ठीक है। तो विल पावर जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने ऊपर एक कंट्रोल कर सकें, हमारे बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल कर सकें उसी तरीके से जितना वो है। जैसे कि आपका अगर सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रांग होगा तो आप पढ़ाई करोगे, ओके। आप मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस है उनको देखोगे, जाके सभी वीडियोस को देखोगे, सभी चैप्टर्स को समझोगे और उसके बाद आप वापस से एक बार और चैप्टर पढ़ोगे, एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब आपका सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रांग है तो आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपने डिसाइड करा आप पढ़ोगे अच्छी तरीके से। अगर वो सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आपकी पढ़ाई है, आपको पता है एग्जाम्स है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप टीवी देखोगे, गेम्स खेलोगे, अपना टाइम आप ऐसे वेस्ट करोगे। तो एज ह्यूमन बीइंग्स ये हमारा काम होता है कि हमें अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए या कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए अपना बिहेवियर को एट टाइम्स रेगुलेट करना पड़ता है। अब एक और बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है सेल्फ का, उसे कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल इज लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। सेल्फ कंट्रोल मतलब हमें पता है कि यार मुझे ये चाहिए, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल में करना, हमारी नीड्स को कंट्रोल में करने को कहा जाता है सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि आपको पता है कि आपको सपोज़ 2 बुक्स चाहिए आपके कोर्स में पढ़ने के लिए, आपके पास 500 रुपीज़ है और वो बुक्स 500 रुपीज़ में आएगी। अब आपका मन कह रहा है कि यार मुझे जाके नई मूवी लगी है, मुझे तो थिएटर में जाके मेरी पॉकेट मनी से नई मूवी देखना है 500 रुपीज़ में, तो मुझे नई मूवी देखना है, मुझे अब आपकी इच्छा बहुत हो रही है कि मुझे मूवी देखना है, बहुत अच्छी मूवी है, मेरी सब फ्रेंड्स देख कर आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप अगर मूवी नहीं देखोगे तो तभी आप बुक खरीद पाओगे, क्योंकि अगर आपने मूवी देख ली तो आप बुक नहीं खरीद पाओगे। तो इस तरीके से आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल मतलब आप अपनी नीड्स को कितने ग्रेटिफाई कर पा रहे हो, कब तक डिले कर पा रहे हो कि नहीं। आपने डिसाइड करा मैं अभी मूवी नहीं देखूंगी, टीवी पे आएगी तब देख लूँगी, थिएटर में जाके नहीं देखूंगी, अभी मुझे बुक्स के लिए पैसे सेव करना है। तो दैट इज़ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसे बुक खरीदना, आपको पता है वो बुक्स जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए कि आपको पता है वो बुक ज़रूरी है, उसके लिए आपने पैसे बचाए और आप मूवी देखने नहीं गए, तो वो सेल्फ कंट्रोल जो है आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको हेल्प करेगी। इंडियन ट्रेडिशनल जो इंडियन कल्चर है वो हमें बहुत सारे इफेक्टिव मैकेनिज्म्स देता है सेल्फ कंट्रोल करने के, जैसे फास्ट रखना, व्रत रखना, रोज़ा रखना, या फिर वर्ल्डली थिंग्स से नॉन अटैचमेंट होना, मोह माया छोड़ना। तो इस तरीके से हमारा सेल्फ कंट्रोल जो है वो डेवलप होता है, ओके। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती है सेल्फ कंट्रोल की, जैसे एक होता है ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड करता है जो कि हम अपने आप को मॉडिफाई कर पाएंगे, हमारे खुद सेल्फ के एस्पेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। एक होता है सेल्फ इंस्ट्रक्शन। सेल्फ इंस्ट्रक्शन मतलब हम अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हैं मैं ये काम करूँगी। तो सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी बहुत इफेक्टिव होता है अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने की, कि हाँ मैंने डिसाइड करना है मैं 2 दिन में ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करके रहूँगी, तो ये आपने सेल्फ इंस्ट्रक्ट कर लिया खुद को। एक होता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। सेल्फ रीइंफोर्समेंट थर्ड टेक्निक है, इसका मतलब अपने बिहेवियर को अवॉइड करना। ठीक है, मैंने ये 2 घंटे में एक पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मैं टीवी देखते देखते मतलब मैं खाना खाते खाते टीवी देख के अपने आप को एंजॉय करूँगी। तो ये हो गया सेल्फ रीइंफोर्समेंट, मतलब हमने हमारा गोल अचीव कर लिया, उसके बाद हम अपने आप को थोड़ा सा अवॉर्ड दे रहे, तो हमें उससे अच्छा लगता है कि यार मैंने ये देखो फटाफट कर लिया, तो मुझे टाइम मिल गया, तो मैं ऐसे ही करूँगा कि पहले पढ़ लूँगा फिर टीवी देखूँगा, तो उससे मेरा सब हो जाएगा, पढ़ाई भी और टीवी भी। तो इस तरीके से हम अपने आप को अलग अलग हमारे बिहेवियरल और कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ हमने इस वीडियो में समझे।